क्लासिफिकेशन की हम जो बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग करते क्या हैं। तो फर्स्ट थिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं डिफरेंसेस का, जितने डिफरेंस होते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में among the organism and placing into the group। मतलब जैसे जैसे हम ऑर्गेनिज्म देखेंगे उनके डिफरेंसेस देखेंगे, उनको अलग अलग ग्रुप में रखते चले जाएंगे। उसके बाद कुछ उनमें से हम रखेंगे किस बिहाफ पे, उनके कुछ फीचर्स होंगे और उनमें क्या आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है, क्या उनमें आपस में कैसे को इंटरेक्ट करते हैं वो लोग, वो सारी चीज़ें देखते हुए उनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखेंगे, ठीक है। तो पर्पस क्या था ये सब करने का, पर्पस क्या था कैटेगराइज करने का, हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम जितने भी वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, हम उन्हें ईजिली स्टडी कर सकें। स्टडी करने से क्या हमारा ही फायदा है एट लास्ट। तो अब बात करते हैं कि पहली बार क्लासिफिकेशन हमने किया क्यों, क्योंकि जब अर्लियर टाइम था तो हमें क्लासिफिकेशन से कोई मतलब नहीं था, हमें सिर्फ ऑर्गेनिज्म के अपने यूज़ के लिए, हम कैसे उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं उस बिहाफ पे हमने उनको क्लासीफाई किया था। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन किया, तो फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया, ठीक है। किस बिहाफ पे किया, क्राइटेरिया क्या था, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बिहाफ पे उन्होंने सारी बातें की थी। अब बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में उन्होंने कहा प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होती, तो उन्होंने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले में किया श्रब्स, दूसरे में पहले में हब्स, दूसरे में श्रब्स, तीसरे में ट्री। अगर हब्स की बात करेंगे तो नॉन वुडी होगा, मतलब सिंपल्स की बात है। अगर हम उसकी स्टेम देखेंगे बेटा, अगर हम उसकी स्टेम देखेंगे तो बहुत कमज़ोर होती है। आप चावल के पौधे के देखिए स्टेम देखिए, गेहूं की देखिए, बहुत इजीली ब्रेक हो जाती है। उसके बाद अगर श्रब की बात करेंगे, जैसे लेमन की बात करें चाहे तुलसी हो गई, उसकी स्टेम देखेंगे थोड़ी सी इस कंपैरिजन में स्ट्रांग होगी। अगर लेंथ की बात करें तो जो हब्स हैं वो श्रब से हब्स बड़े होंगे श्रब से, ठीक है। बात करते हैं ट्री की, जब ट्री की बात करेंगे तो पूरे से हम उसके तने, ट्री ट्रंक की बात करेंगे, मोटा तना होगा, उसमें से ब्रांचेस निकली होंगी, वो चीज़ देखेंगे। इस बिहाफ पे इन्होंने अलग अलग चीज़ें देखी और उनको कैटेगराइज कर दिया। फिर इन्होंने एनिमल्स को देखा, एनिमल्स को उन्होंने देखा तो उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ देखी, उनका प्रेजेंस में प्रेजेंट है, तो जिसमें एब्सेंट था उसे हमने एनेमिया बोला, एनेमा बोला, और जिसमें प्रेजेंट था उसको हमने इनेमा बोला, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले एक जो प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच होती है किसी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को एक साइंटिफिक वे यूज़ किया, ठीक है, अप्रोच यूज़ की, तो फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने किया था। इन्होंने यहाँ पे प्लांट को प्लांटी या एनिमल को एनिमलिया नहीं कहा, उन्होंने सिंपल प्लांट और एनिमल में डिफरेंसेस और प्लांट को प्लांट बोला और एनिमल को एनिमल बोला, किसी किंगडम में डिवाइड नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया, तो इन्होंने इंक्लूड किया सारे प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको इंक्लूड किया, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ये सिस्टम की क्या दिक्कत थी, सिस्टम में दिक्कत थी कि ये इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया। पहली चीज़ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को साथ में उठा के रख दिया, इन्होंने कोई चीज़ का ध्यान नहीं रखा। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी उठा के साथ में रख दिया। अब बात करते हैं हम लोग, फिर इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस को भी उठा के साथ में रख दिया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये सारी चीज़ें करी, लेकिन इसके अलावा भी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमने कुछ क्राइटेरिया और भी देखने होते हैं कि इतने में थोड़ी ना हो जाएगा कि हमने इतनी चीज़ देख ली बस उठा के रख दिया, ये एनिमल में प्लांट में तो ऐसे नहीं। तो इन्होंने कुछ अलग, हमें जो नीड हुई कि हमें जो नीड फील्ड हुई थी, इतने क्लासिफिकेशन नहीं पड़ेगा, हमें और क्राइटेरिया चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्होंने पहली चीज़ क्या देखना चालू जो हम लोगों ने देखने चालू करेगी कैरेक्टर्स को। देखो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा भी एक चीज़ें हैं कुछ, जैसे अदर कैरेक्टर्स में देखेंगे हम लोग तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल वॉल का नेचर क्या है, हैबिटेट क्या है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, और उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव सिंस अंडरगो सेवरल चेंजेस, मतलब सही बात है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पे आते गए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन को डिवाइड करते गए, जिसने जो समझा उसने वो हमें बताते चले गए, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि जो प्लांट और एनिमल थे कांस्टेंट लगातार अलग अलग डिफरेंट सिस्टम्स में जाते गए, ठीक है, और ये सारे चेंज होते रहे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, एनसीईआरटी की टेबल है, ठीक है।
एनसीईआरटी टेबल है, राइट हैंड साइड में पेड़ में दे रखी है ऊपर, ठीक है। तो कैरेक्टर्स में हम लोग जैसे पढ़ेंगे, अलग अलग कैरेक्टर पढ़ते हैं, तो कैरेक्टर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने देर बताया था, तो उसी में अलग अलग किंगडम के अलग अलग फीचर्स पढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं और चीजें भी क्या थी, ठीक है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की तो प्लांटी और एनिमलिया आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐड क्या हुआ, प्रोटिस्टा। एनिमलिया प्लांटी तो पहले थी, ठीक है। उसके अलावा हैकल साहब ने एक नया टर्म यूज किया यहाँ पे, प्रोटिस्टा, मतलब जो प्लांट और एनिमल में कहीं फिट नहीं हो रहे थे क्राइटेरिया में, इनके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया इन्होंने, उसमें उन लोग को कैटेगराइज करके रख दिया। तो रखा किसको, प्रोटिस्टा को रखा, प्लांट्स को रखा और एनिमलिया को रखा, ठीक है। जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म हुआ तो फिर कोपलैंड साहब आए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने एक बैक्टीरिया के लिए एक सेपरेट किंगडम बना डाला। उन्होंने कहा प्रोटिस्टा में नहीं रखेंगे, बैक्टीरिया के कुछ प्रोकैरियोटिक थे, एक सेपरेट फीचर था, तो इन्होंने इनको उठा के एकदम अलग ही रखा, इन्होंने रखा मोनेरा में, ठीक है। तो मोनेरा में रखा, फिर प्रोटिस्टा मोनेरा में रखा, फिर दूसरा किंगडम बना प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा एनिमलिया। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था, और इसमें 4 किंगडम जो थे, पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था प्लांटी, चौथा था एनिमलिया। अब बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो एनसीईआरटी में मेन टॉपिक है, ठीक है। पहले जो चीज़ें बताई वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज के तौर पे बताइए, तो याद रखो, चाहे भूल जाओ उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मत भूलना। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 नहीं है, लेकिन 5th किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 1969 में दिया था, तो उसमें कौन कौन से किंगडम इंक्लूड किए थे, ठीक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो यहाँ पे देख रहे हो जो प्रोटिस्टा में जो पहले फंगस रखा था, फंगस को उठाकर उन्होंने एक सेपरेट किंगडम बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से 5 किंगडम में हम क्या याद रखेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी, ठीक। अब बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की, इसके बारे में एनसीईआरटी बात नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमें कार्ल वुड साहब ने, ठीक है। तो इसमें बेसिकली उन्होंने मोनेरा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। सिंपल कहने का मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया में जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, जो ट्रू बैक्टीरिया थे, उनको साथ में रख के बाकी जितना भी बचा यूकैरियोटा उसको एक तीसरे लेवल कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक है। तो यहाँ से 6 किंगडम की क्लास की बात खत्म करते हैं, वापस आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, जो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने हमें दिया था 1969 में। कब दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने 5 किंगडम उठा के रखे, वो याद रखने। इसके अलावा क्या क्राइटेरिया यूज किया था उसका, वो क्राइटेरिया अभी हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत है वो क्राइटेरिया, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो व्हिटेकर साहब ने जो नेम डिफाइन किए थे किंगडम, उनका नेम पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया क्या था, तो क्राइटेरिया याद रखने का सिंपल तरीका है, ठीक है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते हैं सेल, टिश्यू, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा। हम लोग पहले सेल पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर, फिर बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होगी, फिर पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उसका, जो ऑर्गेनिज्म उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और उसके बाद बात करेंगे फिर कि किस तरह वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और 5th चीज में हम ये जानेंगे कि उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी और बात करेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में। जो एक चीज मैं आपको पहले भी कह रहा था कि डोमेन बिगर होता है किंगडम से। जब हम लोग हायरार्की पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग 5 किंगडम हायरार्की पढ़ी तो किंगडम सब पे टॉप पे था, लेकिन इसके भी टॉप पे एक चीज होती है जिसका नाम होता है डोमेन। तो 3 डोमेन सिस्टम बेसिकली बने थे, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे किंगडम मोनेरा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। लिविंग रिमेनिंग यूकैरियोट्स
किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन, मतलब सिंपल सा कहने का यहाँ पे कि यूकैरियोटा को उठा के सेपरेट किया इन्होंने, मोनेरा की दो क्लासेस बनाई, एक आर्की बैक्टीरिया दूसरा यू बैक्टीरिया, और थर्ड में जितने यूकैरियोट्स थे उनको उठा के पटक दिया। ठीक है, अर्लियर क्लासिफिकेशन में क्या इंक्लूड था देखते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि अर्लियर क्लासिफिकेशन में चीज़ें कैसी थी, वहाँ पे क्या क्या गलतियाँ थी या फिर क्या ड्रॉबैक्स कह लो उनको आसान भाषा में, क्या क्या साइंटिस्ट ने गलतियाँ कर ली थी, उन्होंने किस चीज़ों का ध्यान नहीं दिया था, तो ये यहाँ पे बात करेंगे। इन्होंने क्या किया अर्लियर क्लासिफिकेशन में कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मॉसेस, फंस, यूनिस्पर्म और इंजिन्स को प्लांट्स के अंडर में रख दिया था। जितने भी हम पढ़ेंगे, मतलब प्लांट किंगडम जब पढ़ते हैं तो जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं उनके अलावा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन को और फंगस को उठा के उन्होंने रख दिया था प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर के बिहाफ पे रखा होगा ना, क्या ऐसा फीचर था कि सबको एक साथ डायरेक्ट? गलती क्या की थी उन्होंने, सेल वॉल के बिहाफ पे जिन ऑर्गन के पास सेल वॉल था उनको उठा के एक साथ रख दिया, लेकिन उनके कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं खाते थे। पहले उन्होंने क्या किया, अर्लियर क्लासिफिकेशन क्या किया इन्होंने, देखो यहाँ पे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मॉसेस, फंस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को प्लांट्स में रख दिया। किस बिहाफ पे रखा, उनकी सेल वॉल के बिहाफ पे रखा। ठीक है, जो एक दूसरे से कैरेक्टर में प्योरली डिफरेंट है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हुई, इन्होंने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को उठा के यूकैरियोटिक के साथ में रखा, ये भी इन्होंने यहाँ पे एक ब्लेंडर मिस्टेक कर दी। ठीक है, फिर यूनिसेल्युलर को मल्टीसेल्युलर के साथ में रखा। एग्जाम्पल याद रखना, क्लाइडोमोनास और स्पायरा को अर्लियर क्लासिफिकेशन में साथ में एल्गा में रख दिया गया था। और इस क्लासिफिकेशन में एक और गलती थी, इन्होंने हेट्रोट्रॉप की कोई बात नहीं की थी। क्लासिफिकेशन में क्या था, इन्हें डिफरेंशिएट नहीं किया था हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप, मतलब यहाँ पे फंगस की कोई बात नहीं की गई थी। अब ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट के साथ में क्या हुआ था कि, और फंगी के साथ में क्या डिफरेंस था, तो अगर प्लांट की बात करो तो प्लांट के केस में उनके पास सेल वॉल में सेलुलोज था, लेकिन वहीं अगर फंगी को देखोगे तो उनकी सेल वॉल के कॉम्पोजिशन चेक करोगे तो उसमें काइटिन प्रेजेंट था। तो यहाँ पे यही बात कहते हैं कि फिर और कुछ चीज़ें थी, जैसे जितने भी प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनका न्यूक्लिक मटेरियल एक इन्वेलप में कवर नहीं होता, ऐसे पड़ा होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, नॉर्मली उस टर्म को यूज करते हैं, अर्लियर क्लासेस में पढ़ते हैं, क्लास 9-10 की बात है ये। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को उठा के हमने किस में रखा, किंगडम मोनेरा में, और जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने प्रोटिस्टा में रखा। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, हमने उसको उठा के पटक दिया प्रोटिस्टा में। ठीक है, रखने से हुआ क्या यहाँ पे, ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर। यहाँ पे भी एक चीज हुई, क्लाइडोमोनास क्लोरा उनको प्लांट्स को में रख दिया क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल थी। दूसरी चीज पैरामीशियम और अमीबा को उठा के एनिमल किंगडम में रखा था क्योंकि उनके पास सेल वॉल लैक करते थे इस बिहाफ पे। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज हुआ था क्लासिफिकेशन का। ठीक है, और इन्होंने बात की है कि ये क्राइटेरिया हमेशा चेंज होता रहेगा, मतलब टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। जैसे आप ऐसे देखो कि टाइम टू टाइम हमारे फोन्स भी तो चेंजेस आते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे भी क्राइटेरिया में भी चेंज आएंगे। हम लोग अपडेट, जैसे जैसे हम लोग अपडेट होते रहेंगे तो यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन में चीज़ें अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम पे। तो उससे क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, हमें बढ़ेगी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानने में हमारी हेल्प होगी वो। ठीक है, तो जो ओवर टाइम में हमने क्लासिफिकेशन किया था उसमें हम लोग खाली मॉर्फोलॉजी नहीं देखेंगे। ठीक है, खाली मॉर्फोलॉजी ना देखकर, खाली फिजियोलॉजी, खाली रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज ना देखकर, बल्कि किस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग, फाइलोजेनेटिक्स पे बात करेंगे, मतलब यूलुनरी रिलेशनशिप की बात करेंगे, मतलब यूल्यूशन की बात करेंगे। अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। ठीक है, आर.एच. विटेकर साहब के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आएगा मोनेरा। तो मोनेरा के बारे में कुछ चीज़ें पहले बता दूं, ये कैसे होते हैं, ये आत्मा होते हैं मोनेरा यहाँ की। ठीक है, इस किंगडम की क्या आत्मा, जान, रूह है ये। तो सिंपल सी बात करेंगे कि बैक्टीरिया क्या है, तो सोल मेंबर, मतलब मेनली हम लोग यहाँ बैक्टीरिया की ही बात करेंगे। और मोनेरा में बैक्टीरिया 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, एक ट्रू बैक्टीरिया। उसकी बात हम आगे करेंगे, पहले इस चीज़ में इसके कुछ मोनेरा किंगडम के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है, क्या मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया क्या हर जगह पाया जाता है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हैंडफुल ऑफ सॉइल में। जैसे आप
थोड़ी सी मिट्टी हाथ में लेंगे और उसमें देखेंगे ना तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि रहते हैं कहाँ पे, हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स पे होते हैं ऐसी कंडीशन नॉर्मल कंडीशंस नहीं। अब चाहे जहाँ बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे हैबिटेट की बात करेंगे, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट्स हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशंस हो गए, ऐसी जगह पे पाए जाएं जहाँ पे बहुत कम लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर पाती है। मतलब ये स्ट्रीम कंडीशंस में भी पाए जाएंगे जहाँ पे ऑल अदर फॉर्म्स जैसे और अदर स्पीसीज देखें, जैसे हम लोग क्या है बहुत गर्मी नहीं झेल सकते हैं, ठीक है, बहुत कोल्ड प्लेसेस में नहीं रह सकते। लेकिन अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जो कितना भी हाई टेम्परेचर हो, जितनी भी हाई टेम्परेचर हो, चाहे जितनी भी ठंडी हो, चाहे जितनी भी गर्मी हो, हर चीज को झेल जाएंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पे एनसीईआरटी भी कहती है, ठीक है। मैनी ऑफ देम लिव इन वेयर वेरी फ्यू फॉर्म्स कैन सर्वाइव, मतलब जहाँ पे बहुत अदर स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब अदर लाइफ फॉर्म्स सर्वाइव नहीं कर पाती, वहाँ पे ये सर्वाइव कर जाते हैं। मैनी ऑफ देम लिव ऑन अदर स्पीसीज, कहने का मतलब ये दूसरे कुछ ये ऐसे होते हैं जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन उनसे डायरेक्ट इनटेक करते हैं और उन्हें हार्म करते हैं। तो बेसिकली पैरासाइट कोई भी हो वो अपने होस्ट को हार्म करेगा ही करेगा और अपना फायदा निकालेगा, सिंपल सी बात है। अब बैक्टीरिया को हमने इसके अगर बात करें तो हमने इसके बाद बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में देखा, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस बिहाफ पे किया, हमने उसका शेप देखा कि बैक्टीरिया का शेप कैसा है। अब यहाँ पे अगर शेप की बात करोगे तो पहला शेप है कोकस, स्फेरिकल शेप है जिसमें एग्जांपल होगा कोकस। रॉड शेप होगा तो बैसिलस हो जाएगा। कॉमा शेप जैसे कॉमन नॉर्मल कॉमा यूज करते हैं, विब्रियो हो जाएगा। अगर स्पाइरल की शेप करेंगे तो स्पाइरलम हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ की फीचर्स हैं बैक्टीरिया के जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ ठीक ठाक, मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अच्छा है। पहले बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल होता है बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर में कैसा होगा, सिंपल, लेकिन बिहेवियर एकदम कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। दूसरा की फीचर इनका जो ग्रुप होता है शो करता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर देखेंगे बात करेंगे कि डाइवर्सिटी की, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी तो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, कुछ दूसरों पे ऊपर डिपेंड करते हैं, और कुछ जो खुद बनाते हैं उसमें भी 2 टाइप के होंगे, एक अपना केमिकली बनाएंगे और दूसरे जो होंगे अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी और, इनकी मतलब जो वास्ट मॉर्टेलिटी, मतलब कहने का जो इनका लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, अगर एक समझो 100 लोग में हैं, ठीक है, तो 75% 100 अगर 100 मान ले बैक्टीरिया तो 75% ऐसे होंगे या फिर मान ले 80% ऐसे होंगे जो हेटेरोट्रॉप है, मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करेंगे, वो न्यूट्रिशन के लिए उन पे डिपेंड करेंगे, प्योरली डिपेंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बात एनसीईआरटी भी कहती है। और कुछ डिपेंड करेंगे किस पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है सेप्रोफिटिक टाइप के होंगे, कुछ पैरासिटिक हो जाएंगे, कुछ सेप्रोफिटिक हो जाएंगे, कुछ हेटेरोट्रॉप्स में, ठीक, यही बात कर रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग आर्की बैक्टीरिया की, ठीक है। अगर आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो हमने डोमेन में करी थी। बेसिकली जब हम डोमेन में बांटते हैं तो हम लोग जब डोमेन की बात करते हैं वहां पे हमने तीन डोमेन पढ़े थे, पहले आर्की बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा हमारा यूकैरिया। जब यूकैरिया की बात करेंगे तो जितने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं सबको उठा के एक साइड कर देंगे, और जो बात करेंगे यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया में हम बात करेंगे प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब पुराने, ठीक है। और तो इनमें कुछ स्पेशल भी तो होगा ना, स्पेशल इन्हें बनाता है, उनको क्या होती है, जैसे कोई है हमारे लिए स्पेशल, वो कैसे स्पेशल होता है, ठीक है, तो उसके पास कुछ फीचर्स होंगे ना कि अगर कोई है कैसे स्पेशल है, सिंपल चीज़ है, इनके पास क्या, इनको चीज़ स्पेशल बना रही है, तो उनको स्पेशल बनाती है इनकी सेल वॉल में जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, उसी से ये नॉर्मल बैक्टीरिया से एकदम डिफर करते हैं, ठीक है। सेल वॉल कंपोजिशन ऐसा होता है कि वो उनको हेल्प करता है, या मान लें इनका फीचर होता है कि हाई टेम्परेचर कैसी भी कंडीशन में इनको ईजिली सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्पेशल होते हैं, वही कुछ पॉइंट्स हैं आप देखते हैं। आर्की बैक्टीरिया स्पेशल होंगे, बहुत हार्श कंडीशन में, हार्श हैबिटेट में रहते हैं, जैसे सॉल्टी एरियाज की बात करेंगे तो हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग की बात करेंगे थर्मोमेसोडिफाइल्स, मार्सी एरियाज के दलदली एरियाज की बात करेंगे तो मेथेनोजेंस, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया डिफर करता है दूसरे बैक्टीरिया से किस चीज़ में, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, और सेल वॉल स्ट्रक्चर के अंदर कॉम्पोजिशन की मेनली बात करेंगे, कैसे वहाँ पे कैसे नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होती है, ठीक है।
अगर मेथेनोजेंस की बात करेंगे तो ये कहाँ पाए जाएंगे और कहाँ पाए जाएंगे, मार्शिंग कंडीशन के अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बुफैलोज में पाए जाएंगे, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल कैसे होते हैं, मेथेन जो एक बायोगैस होती है और बनती कहाँ से, डंग ऑफ एनिमल्स जैसे बुफैलो हो गया, काऊ हो गया, उनसे, ठीक है। अब आते हैं, बात करेंगे यू बैक्टीरिया की। तो मोनेरा में पहले आर की हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे किसकी, यू बैक्टीरिया की, ठीक है। यू बैक्टीरिया में क्या होंगे, इनमें 1000 ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, ठीक है, बैक्टीरिया की। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे तो 1000 ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया बोले या ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे। साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, और वो ऐसा कैसे कर लेते हैं, अगर इसके बारे में सोचोगे तो इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल किसके सिमिलर कैसे होता है, प्लांट के, जैसे अपने सराउंडिंग में प्लांट अपने देखते हो, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वैसे ये लोग भी अपना काम स्वयं करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया होते कैसे, यूनिसेलुलर होते हैं, कभी कभी कॉलोनियल में होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। और पानी अगर पूछे कहाँ पाए जाएंगे तो फ्रेश वाटर मैराइन टेरेस्ट्रियल सभी जगह, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे इनका हैबिटेट दे रखा है। अगर जनरली अगर बात करें, अगर एक कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है, जब कॉलोनीज बनाएंगे तो जनरली साउंड होता है जेलेटिनियस शीट से, और उसमें कंपोजिशन किसका होता है, कोलेजन फाइब्रिल्स का, जो मसल्स में होती है बेसिकली, वैसे ही कुछ। सिंपल सी बात है, जब इनका नंबर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो ब्लूम आती है एक तरह से, ठीक है। तो ब्लूम बना देते हैं कहाँ पे, वाटर बॉडीज में, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में, ठीक है। इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं हमारे लिए, ठीक है। इनके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन कैसे कर पाते हैं, मतलब इनके पास कुछ तो होगा ना ऐसी चीज जो हेल्प कर रही, तो इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग हेट्रोसिस्ट सेल्स करते हैं। मतलब ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की, ठीक है। एग्जाम्पल में याद रखना, नोस्टॉक एनामिना। अगर कीमोसिंथेसिस की बात करें तो बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करेगा वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हम लोग यहाँ अगर देखेंगे तो नाइट्रेट्स होगा, नाइट्राइट होगा और अमोनिया, ये याद रखना, ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है। और इससे होता क्या, एनर्जी जो रिलीज होती है एटीपी प्रोडक्शन में, ठीक है, यूज एंड रिलीज द एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं लोग, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे की पॉइंट क्या रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग करने में, किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। ये बैक्टीरिया कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉपिक होंगे, मोस्ट एबेंडेंट कैसे होंगे, नेचर में, ठीक है। दूसरा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन में, मतलब जितना भी डेड ऑर्गेनिक मरने के बाद सामान पड़ा होता है, बैक्टीरिया उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, ठीक है, डिके कर देते हैं उस चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मली हम लोग दही तो सबको ही खाता है भाई, तो नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे हम लोग दूध से दही बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली बैक्टीरिया ही काम करता है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, दही में। दूसरी प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, फिक्सेशन करने में, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स में भी करते हैं। दूसरी चीज, अगर फायदा भी करते हैं तो नुकसान भी करते हैं, खाली फायदा नहीं करेंगे ना, खाली एक चीज़ तो कर ही नहीं सकते। ये यहाँ पे क्या हमारे डिजीज भी कॉज करेंगे, अगर डिजीज करेंगे तो खाली हमें थोड़ी ना करेंगे, प्लांट्स को भी करेंगे, अदर एनिमल्स को भी करेंगे। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि डैमेज टू द ह्यूमन क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। और वो हैं कौन कौन से, कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर। और इनसे बहुत ज़्यादा वेल नोन डिजीज हम लोग को होती हैं, वहाँ पे हम लोग को डिफरेंट बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ठीक है, बैक्टीरिया अपना नंबर कैसे बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, अपने आप जनसंख्या कैसे बढ़ाता है, कैसे अपनी लेगेसी कंटिन्यू करता है, रिप्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, मेनली फिजन से होता है, ठीक है। लेकिन कुछ जब कंडीशंस अच्छी नहीं होती, मतलब कंडीशन उसकी इन्वायरमेंट हो गया, कुछ भी कह लो, फेवर में नहीं होता, तब ये स्विच करता है, अपने स्पोर्स बनाता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो स्पोर्स बनाएगा, फेवरेबल कंडीशन होगी तो फिजन करेगा। तो फेवरेबल में फिजन, अनकंडीशनल अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो स्पोर बनाएगा, ठीक है।
इनके पास एक और तरीका होता है, जब ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये लोग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर करते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एक और टाइप ऑफ बैक्टीरिया की, माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट वेल नोन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे माइकोप्लाज्मा की, तो ठीक है, इसके पास क्या नहीं होती, माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लैक करता है, सेल वॉल लैक करता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है जो अब तक जानी गई और सर्वाइव कर लेती है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक। और उसकी बात करेंगे तो ये पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक कैसे होते हैं, मतलब हार्मफुल होते हैं, चाहे एनिमल्स की केस की बात करें चाहे प्लांट की, दोनों के लिए हार्मफुल ही होंगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखा है, वो देख लेना। आउटर सेल वॉल होगी, फिर सेल मेम्ब्रेन है, और ये इनका डीएनए। तो ये डिवाइडिंग बैक्टीरियम का डायग्राम है। चलिए आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, ठीक है, खत्म करते हैं इसी के साथ लेक्चर को। नेक्स्ट सेक्शन में इसका अदर हाफ कवर करेंगे, जहां पे हम लोग आगे प्रोटिस्टा, प्लांट को प्लांट किंगडम और एनिमल को एनिमल किंगडम में खत्म करेंगे। और रही बात बचे हुए क्वेश्चंस की, तो जैसे चैप्टर खत्म होगा दोनों चैप्टर के साथ में हम लोग मिलकर क्वेश्चन खत्म करेंगे। चलिए तब के लिए टाटा बाय बाय।